जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 15 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 14 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप सभी से एक विनती है दोस्तों कि पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, पहला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज इज गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट योर आंसर। The auspicious beginning dash well for a successful completion of our project। तो यहाँ पे डैश की जगह भरा जाएगा ऑर्गुस। ऑगरुस ऑगरुस का मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट। चलिए, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था दोस्तों, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहा जाए कि गौतम बुद्ध का धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो सारनाथ से प्रारंभ हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश उन्होंने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, यूपी के श्रावस्ती में। चलिए, अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। इवेंचुअली का सही मीनिंग, एक अच्छा सा मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फाइनली। फाइनली। अगला प्रश्न है, प्रेडिलेशन का सही मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौथा, तो ये हो जाएगा अवर्सन। अवर्सन हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है? फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो ये पांचवें में कौन सा सही लिखा है? तो ये केवल अननेसेसरी का जो मीनिंग है वो सही लिखा है, बाकी अनकरेक्ट ये सारे गलत लिखे हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु इज अफेंडेड और इंडिफेंडेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। वन हु इज अनअफेक्टेड और इंडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। तो छठे का आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टोइक। अगला प्रश्न है कि आइटम फेयर्स बताना है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है उनका आइटम फेयर्स बताना है। आई टुक एक्सप्रेशन टू हिज रिमार्क एंड लेफ्ट द मीटिंग। आई टुक एक्सप्रेशन का यहाँ पे सही मीनिंग हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द 4 वर्ड गिवन इन ऑप्शन विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। तो कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये लिखा हुआ है रिपोर्ट। केवल सी रिपोर्ट सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है? संप्रदान कारक की विभक्ति चतुर्थी विभक्ति दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नारायण। सभी को पता होगा दोस्तों, विष्णु को नारायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस जमीन में कुछ पैदा ना होता हो उसके लिए एक वाक्यांश में एक शब्द बताइए। तो उसके लिए सीधी सी बात है दोस्तों, जी हाँ, ऊसर हो जाएगा। ऊसर या बंजर भूमि। मोहन को हिंदी पढ़नी है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, दो वाक्य एक ही में मिला के कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसमें विसर्ग संधि है? 13 में किसमें विसर्ग संधि है? तो ये सज्जन में। ऑप्शन सी हो जाएगा, सज्जन में विसर्ग संधि है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा का सही अर्थ चुने। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सभी को पता होगा, जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 15 का आंसर देंगे सभी लोग। ऑप्शन बी। और अपना स्कोर देखते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आप 75 प्लस कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए, अगला प्रश्न है, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? मायोपिक नेत्र किस लेंस के उपयोग से सही किया जा सकता है दोस्तों? तो ये बिल्कुल अवतल लेंस के उपयोग से। अगला प्रश्न है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हो गए थे? तो दोस्तों तृतीय पानीपत युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे अफगान से पराजित हो गए थे। और द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों पूरे संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, केवल राष्ट्रपति को। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से अशोक संदर्भित है? तो ये अशोक को प्रायः प्रियदर्शी कहा गया है उसके अभिलेखों में। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने, अशोक महान ने बनवाया था। अगला प्रश्न,
जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? सभी को पता होगा दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1853 को पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। उस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए? अभी अभी बताया था दोस्तों, बिल्कुल सही, अफगानों से। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने ढाका में की थी। अगर पूछा जाए कहाँ की थी, तो ढाका में की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो दोस्तों 1912 में ही राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी। यही इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री का निरूपण किया था? तो कौन था वो? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, वो थे लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह हैं। सभी लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, किस लिए? तो साइबेरिया में पूरे विश्व में सबसे अधिक ठंडी जलवायु के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रंच क्या है? तो दोस्तों मेरियाना ट्रंच, या जिसे मेरियाना गर्त भी कहा जाता है, ये महासागर का सबसे गहरा भाग है। और अगर पूछा जाए कि मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न है, वियना या ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बना है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एकदम नया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये होता है बोरान। बोरान पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक हो जाता है। 33 का डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, आंसर देंगे। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर एवं बांगर भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये ए महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो गुलबर्गा कर्नाटक में है। देखेंगे दोस्तों, ये एकदम सही सुमेलित है। अब आंसर यहीं पे मिल गया तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अर्थात सारे गलत ही होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी, ये एक अधातु होती है, उपधातु होती है। एंटीमनी एक उपधातु होती है। तो भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? 38 का ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की व्यवस्थाएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गढ़ की गई हैं? तो ये न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को हटाना, ये सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना का आइडिया भी लिया गया है यूएसए के संविधान से। कि भारतीय संविधान के लक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता दोस्तों? 40 का सब लोग आंसर देंगे। ऑप्शन दिख रहा है, 40 का हो जाएगा डी, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छाधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो विवेकाधिकार के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है? तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पर ये नाम मात्र ही है दोस्तों। राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद में बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले जीरो बेस बजट यूएसए में प्रस्तुत किया गया था। यूएसए में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। 43 का
पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे इंदिरा गांधी, तीसरे पे मोरारजी देसाई और चौथे पे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांव से नगरों की ओर प्रव्रजन बढ़ाता है। शहरों में गंदी भारी भीड़ होना, गंदी बस्ती, शहरों में अपराध दरों में वृद्धि, ये सभी बढ़ाते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न। अंतरा अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? अंतारा अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो ये इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में मोनो रेल का परिचालन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? भारत में मोनो रेल का परिचालन सर्वप्रथम मुंबई में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी? 47 का ए हो जाएगा, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो ये है बी, कृषि एवं खनन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, साग फल और सब्जी हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये बढ़ाते हैं। तो ये 49 का क्या बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाते हैं क्रामाकुंचन। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सभी को पता होगा, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अगर पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिनमें किसकी कमी होती है? तो वो कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिनकी जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में किसी एक कीटभक्षी पादप का नाम लिख के बताएंगे। अगला प्रश्न है, तंजौर पेंटिंग निम्नलिखित में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? 52 का आंसर देंगे। तो ये पेंट, लकड़ी एवं सिल्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सही मिलान करना है। देख लीजिए दोस्तों, सही मिलान करना है इसमें से 53 का। देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 53 का, ये केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये लखनऊ में स्थित है। सबसे पहला का किससे हो जाएगा? लखनऊ से हो जाएगा। अगला है, चलिए पहला हो गया चौथे से, पहला ए का, चौथा हो गया लखनऊ में। और फिर अगला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नैदानिक संस्थान, तो ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। देखते चलेंगे, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है, अब बचा बाकी ये, तो ये तीसरे नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर फिर से देख लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा, नीला, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है दोस्तों। काला प्राथमिक रंग नहीं है। और अगर पूछा जाए कि विज्ञान के अनुसार किसे रंग के श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो काला और सफ़ेद को नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? 55 का, अनुवांशिकता शब्द गढ़ा था बेटसन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, मेंडल अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं, पर इसका शब्द बेटसन ने दिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? 56, सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो ये बी, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एंटी साइक्लोन्स के कारण क्या है? एंटी साइक्लोन्स के कारण है स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं। उत्तर डी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, मिल्कॉन ने किया था। इसके अलावा सभी बाकी के 14 सेट चैनल पर जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? 59 का, सीबी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। अगला प्रश्न है, एक मोल NaCl किसके समान है? एक मोल NaCl किसके समान है? तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम के, 58.5 ग्राम के। अगला प्रश्न है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है किसके कारण? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो ये धातु के वाष्पन के कारण कट जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये दांत एवं मसूड़ों में। अगला प्रश्न है, नेत्रदाता में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया को किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सेरिब्रम किससे संबंधित है दोस्तों? सेरिब्रम संबंधित है मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क का एक भाग है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए दोस्तों प्रकाश आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण के बाद पौधे के लिए प्रकाश आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है?
बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है दोस्तों लोगो भाषा। ऑप्शन ए एकदम नया प्रश्न था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है NIS का पूर्ण रूप क्या है? NIS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई, तो ये ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में। और लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी। चलिए दोस्तों, पिछले सभी प्रश्न मैथ के थे। चलिए ये देखेंगे 89। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कवक होते हैं, कवक कैसे? तो ये परजीवी और मृतजीवी दोनों ही होते हैं कवक। चलिए अगला प्रश्न है नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता होगा, लुई ब्रेल ने। और इनकी लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो शहनाई बिस्मिल्लाह खां सभी को पता है और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी सही है। तबला समता प्रसाद, मृदंगम मणि अय्यर। देखिए बांसुरी सुब्बा लक्ष्मी गलत है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे कि आज़ादी के बाद तुरंत बाद ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और इसमें 1947 को आज़ादी मिली थी, तो सीधा सा आंसर 1948 हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रक्षेपास्त्र का जनक माना जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रक्षेपास्त्र का जनक माना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इनका पूरा नाम कहा जाए तो पूछा जाएगा कि इनका पूरा नाम, तो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न है शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे? सभी को पता होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो 96 में किसने सम्मिलित किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, दूरी की। अगला प्रश्न है एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? AIDS में डी का क्या तात्पर्य है? तो ये है डिफिशियंसी, डी का अर्थ यहाँ पे होगा डिफिशियंसी। अगला प्रश्न है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो देखें दोस्तों, सोना महत्वपूर्ण धातु इसलिए है क्योंकि इसके आभूषण बनते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का सी। अगला प्रश्न, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? सबसे अधिक जैविक क्षति दोस्तों गामा किरणों से होती है, गामा किरणों से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक करके कमेंट अपना स्कोर नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।